गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नरेंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय आप लोगों का रिवीजन चल रहा है। आज हम लोग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग से संबंधित कई क्वेश्चंस को करेंगे, जिसे आप हिंदी में शिक्षण व अधिगम के सिद्धांत कहते हैं। इसी का हम रिवीजन करेंगे। इसमें हम कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन रखेंगे। ये 70 से 80 क्वेश्चन आपको पूरा रिवाइज करेगा, पूरा आपका प्रिंसिपल और मेथड ऑफ टीचिंग को पूरा रिवाइज करेगा। इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपके इस पेपर में 5 यूनिट है, जिसमें पहला यूनिट आपका है शिक्षण के जटिल प्रक्रिया के रूप में, जिसे इंग्लिश में लिखा है टीचिंग एज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। सेकेंड आपका है शिक्षण एक संप्रेषण प्रक्रिया के रूप में, जिसे आपका टीचिंग एज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस लिखा हुआ है। ये जो दोनों टॉपिक है उसको मैंने डिटेल में ही पढ़ाया है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, और अगर आई कार्ड में भी आपको दिख जाएगा, आपको आई कार्ड में भी दिख जाएगा, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आप लोग देख लेंगे तो मिल जाएगा आपको। इसके बाद से आपका जो थर्ड यूनिट है वो आपका मेथड ऑफ टीचिंग एंड प्लानिंग है, जिसे आप हिंदी में शिक्षण एवं नियोजन की विधियाँ कहते हैं। उसके बाद से आपका आता है एक विधि कक्षा की शिक्षण, यानी कि टीचिंग इन अ डाइवर्स क्लास, ये आपका फोर्थ है। और लास्ट में आपका है टीचिंग एज अ प्रोफेशन, यानी कि व्यवसाय के रूप में शिक्षण। ये 5 यूनिट आपकी कवर हो जाएगी इन सभी क्वेश्चन को देखेंगे आप तो। इसके बाद से मैं आपको पहले बता दूं कि हम लोग पहला और दूसरा डिटेल में देख चुके हैं। थर्ड जो है आपका, जिसमें आपका माइक्रो टीचिंग है, मॉडल है, लेसन प्लान है, एक्शन रिसर्च है, इन सबको भी हमने देखा हुआ है इन डिटेल। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखेंगे, पर्टिकुलर एक डेट डालेंगे, टॉपिक डालेंगे, एक्शन रिसर्च डालेंगे, माइक्रो टीचिंग डालेंगे, मॉडल डालेंगे, लेसन प्लान, आप लोग हर एक चीज़ मिल जाएगी आपको। इसके बाद से फोर्थ में जो आपका लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, टीम टीचिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इसको मैंने पर्टिकुलरली अलग अलग से पढ़ाया हुआ है। ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, टीम टीचिंग हो गया, रोल प्लेइंग हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ह्यूरिस्टिक मेथड, ये जितने भी टॉपिक है, अगर हम इन टॉपिक्स की बात करें, इंडिविजुअल टॉपिक की बात करें, तो ये सभी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको उसमें भी आपको पेडागॉजी सब्जेक्ट में भी हेल्प करते हैं, जिसमें आपका इंडिविजुअल जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, ब्लूम टेक्सोनॉमी है, जिसे मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया। अब वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है, ये भी आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे या आई कार्ड पे भी आपको दिखाई दे देगा। फिर आपका है फ्रेंड इंटरेक्शन, जो कि वर्बल था। फिर आपका है टीचिंग मॉडल्स है, लेवल ऑफ टीचिंग, आपका कौन कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग है उनको मैंने डिटेल में पढ़ाया है। फिर माइक्रो टीचिंग है, लेसन प्लान है, एक्शन रिसर्च है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके पेडागॉजी सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा 2 साल पहले मैंने एक मैराथन बनाया था, जो कि उन बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल था। आज भी वो बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हर एक पेडागॉजी सब्जेक्ट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन उसमें इंक्लूड है, यानी हर एक टॉपिक को मैंने उसमें टच किया है। उसमें कम से कम 20 से 22 टॉपिक है। उन सबको भी अगर आप देखते हैं मैराथन को, तो वो आपका, मेरे को लग रहा है 1-1.5 घंटे का है, उसको भी आप देखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जितने पेडागॉजी सब्जेक्ट है उनसे संबंधित आज जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके उससे मिल जाएंगे आपको। और ये जो मैंने पर्टिकुलर जो आपको टॉपिक्स बताए हैं, वो जो अगर आप कर लेते हैं तो आपका पेडागॉजी सब्जेक्ट के और भी टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मैराथन मैंने पढ़ाया है, इसमें आपका 70 से 80% आपका सिलेबस कंप्लीट कर रहा है वो, यानी वो इतना कवर कर दे रहा है कि आपको जितने भी पेडागॉजी सब्जेक्ट से मेन जो भी टॉपिक होते हैं वो संबंधित आपको मिल जाएंगे। यानी कि आपका 80% आपका पेडागॉजी सब्जेक्ट, यानी 20% आपका पेडागॉजी और 80% आपका मैंने जो बताया है मैराथन या फिर मैंने और इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनसे संबंधित आते हैं। तो इसे आप लोग कवर कर सकते हैं। आपको इसको पूरा देखना है, मैराथन को देखना है, उसके बाद से जो मैं ये वाला टॉपिक पढ़ा रही हूँ इसे देखना है। इन दोनों को आप देखिएगा, आप अपनी बुक खोलिएगा, उसके बाद से आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जा रहे हैं। इसलिए मैराथन ज़रूर देख लीजिएगा। 1 से 1.5 घंटा है, आराम से बैठ के देखिए, आराम से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, हर एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से हम अपने टॉपिक पे आते हैं, यानी हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग। इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन है शिक्षण के अर्थ की प्रकृति है। पहला ऑप्शन है प्रभुत्ववादी, दूसरा ऑप्शन है प्रजातांत्रिक, थर्ड ऑप्शन है हस्तक्षेप रहित, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण के अर्थ की प्रकृति की बात करें तो वो आपका डेमोक्रेटिक, आपका ऑटोक्रेटिक और आपका हस्तक्षेप रहित होता है। ये तीनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की अवस्थाओं को विकसित किया। पहला ऑप्शन है फ्लैंडर्स, दूसरा ऑप्शन है थॉमस एफ ग्रीन, थर्ड ऑप्शन है P.W. जैक्सन, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, P.W. जैक्सन। अगर हम शिक्षण की अवस्थाओं की बात करें तो P.W. जैक्सन ने इसे दिया था, जिसमें इन्होंने 3 अवस्थाओं की बात की थी। पहला आपका पूर्व क्रियाएं, दूसरा आपका अंतः क्रिया और लास्ट आपका है अंतिम क्रियाएं, जिसे हम प्री,
इंटर और पोस्ट कहते हैं इंग्लिश में। अगर हम इनकी बात करें तो इसको भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ये भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जैक्सन से आप देख लेंगे, आपकी अवस्थाओं से उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक अर्थपूर्ण शिक्षण का स्तर है। पहला ऑप्शन है स्मृति स्तर, दूसरा ऑप्शन है बोध स्तर, थर्ड ऑप्शन है चिंतन स्तर और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। इसका आंसर है सी, चिंतन स्तर। अगर हम अधिक अर्थपूर्ण शिक्षण के स्तर की बात करें तो वो चिंतन स्तर, यानी कि आपका रिफ्लेक्टिव लेवल होता है जिसमें हम अर्थपूर्ण शिक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। ये किसने कहा? पहला ऑप्शन है रॉस, दूसरा ऑप्शन है मैकडूगल, थर्ड ऑप्शन है वुडवर्थ और लास्ट ऑप्शन है वुंट। इसका आंसर है सी, वुडवर्थ। ये जो स्टेटमेंट है वो वुडवर्थ का दिया हुआ है कि सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति की अवस्था है। पहला ऑप्शन है आपका प्रत्यास्मरण, दूसरा ऑप्शन है पहचान, थर्ड ऑप्शन है अधिगम धारणा और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगर हम स्मृति की अवस्था की बात करें तो हम सबसे पहले किसी चीज़ को पढ़ते हैं, जानते हैं, उसके बाद से हम रिकॉल करते हैं यानी कि प्रत्यास्मरण करते हैं, अपने आप को समझाते हैं, फिर हम पहचानते हैं उन चीज़ों को, फिर हम अधिगम करते हैं, लर्न करते हैं, उसके बाद से हम इसे धारण कर लेते हैं। ये स्मृति के आपके क्लूज़ हैं। अगर स्मृति स्तर आ जाता है तो अगर उसमें पूछा जाए कौन कौन सी अवस्था होती है तो प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉलिंग, फिर उसके बाद से पहचानना रिकग्नाइज, अधिगम यानी लर्निंग और धारण मतलब टेंशन करता है, यानी कि ये सब चीज़ें आपकी स्मृति की अवस्था में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट की पंचपद प्रणाली का पहला पद है। पहला ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, दूसरा ऑप्शन है तुलना एवं संबंध, थर्ड ऑप्शन है तैयारी एवं प्रस्तावना और लास्ट ऑप्शन है प्रयोग। इसका आंसर है सी, तैयारी एवं प्रस्तावना। अगर हम हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली की बात करें तो पहला पद जो पहला स्टेप है उनका वो तैयारी और प्रस्तावना। हम किसी का सबसे पहले प्रस्तावना बनाते हैं, यानी इन्होंने जो हर्बर्ट पंचपदीय प्रणाली है उनको 5 भागों में बांटा, जिसमें पहला आपका होता है तैयारी है प्रस्तावना। हम पहले प्रस्तावना बनाएंगे, उसके बाद से उसे प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद से तुलना एवं संबंध, फिर नेक्स्ट आपका है सामान्यीकरण और लास्ट होता है आपका प्रयोग। ये 5 पंचपदीय प्रणाली है, इसे भी आप याद रखें, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। सबसे पहले तैयारी और प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, थर्ड है आपका तुलना एवं संबंध, नेक्स्ट आपका है सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन और लास्ट है एप्लीकेशन यानी कि आपका प्रयोग आता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति स्तर के शिक्षण में किसके द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। मैं क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर रही हूँ, स्मृति स्तर के शिक्षण में किसके द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। पहला ऑप्शन है संकेत अधिगम, दूसरा ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया, थर्ड ऑप्शन है श्रृंखला अधिगम और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगर हम स्मृति स्तर की बात करें, हमने देखा है ज्ञानिका अधिगम सोपानिका, उसमें आपका क्या है SSC और ऊपर से PPC और बीच में है MV। SSC मतलब आपका S से क्या होता है सिग्नल, फिर दूसरे S से होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, फिर नेक्स्ट आपका C से होता है श्रृंखला यानी कि आपका चेन लर्निंग। फिर आपका अगर ऊपर से देखेंगे तो सबसे पहले आपका प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद से आपके रूल यानी कि प्रिंसिपल आएगा, उसके बाद से आपका आता है यानी कि PPC, C में आपका कंसेप्ट आता है और M से आपका मल्टी डिस्क्रिमिनेट आता है और लास्ट में आपका वर्बल आता है। इसे आप हायरार्की से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या है, संकेत अधिगम भी होगा, आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी होगा और चेन लर्निंग। ये तीनों ही आपके स्मृति स्तर के अंतर्गत आता है क्योंकि ये नीचे से आ रहे हैं, यानी ये आपका लोअर लेवल में आपकी लर्निंग होती है। आप किसी चीज़ को संकेत के द्वारा समझते हैं, बच्चा जो होता है आप स्टिमुलस दिखाएंगे उस पर अनुक्रिया करेगा, उसके बाद से वो चेन बनाता है यानी कि हर एक चीज़ को जोड़ता हुआ चलता है। ये स्मृति स्तर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के अंतःक्रिया चरण में कौन सी क्रिया सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है कक्षा के आकार की अनुभूति, दूसरा ऑप्शन है क्रिया तथा प्रतिक्रिया, थर्ड ऑप्शन है सीखने वालों का निदान और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण के अंतःक्रिया यानी कि इंटर जो फेज होता है, जो इंटर आप जब क्लास के अंदर एंटर कर लेते हैं तो वो इंटर फेज आता है। तो उस चरण में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती है। पहले तो आप जब भी क्लास में घुसते हैं तो उससे पहले आप कक्षा का आकार की अनुभूति करते हैं,
यानी आपका क्लास साइज़ क्या है। उसके बाद से आप क्रिया करते, प्रतिक्रिया, जो भी आप पढ़ाते हैं, आप जो भी क्रियाएं करते हैं, बच्चों की प्रतिक्रिया देखते हैं, इन सबको भी इंक्लूड करते हैं अंतःक्रिया चरण में। फिर आप सीखने वालों का निदान करते हैं, जो बच्चे लर्नर्स हैं उनका हम हर एक चीज़ क्लास में ही निदान करते हैं। इसमें आपका देखते हैं कि हम सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाइज भी देखते हैं, प्रेजेंटेशन भी करते हैं, फीडबैक भी लेते हैं, रिइंफोर्समेंट भी लेते हैं और डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज़ का यानी कि विस्तार भी देखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी किस में इंक्लूड हो रही है? अंतःक्रिया चरण में, यानी कि इंटरफेज में। नेक्स्ट अगर मैं आपकी बात करूं कि इसमें आपके 3 चरण होते हैं। ये किसने दिया था? जैक्सन, हमने पढ़ा है। पहला आपका पूर्व क्रिया चरण होता है, उसके बाद से है अंतःक्रिया चरण और लास्ट आपका होता है उत्तर क्रिया चरण। अगर हम ये तो तीनों हमने देखा, अंतःक्रिया में कौन कौन सा होता है? कक्षा के आकार की अनुभूति, क्रिया प्रतिक्रिया, सीखने वालों का निदान और फिर सिलेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई, प्रेजेंटेशन, फीडबैक, रिइंफोर्समेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी, ये हमारी जो है आपकी अंतःक्रिया चरण में है। अगर हम पूर्व क्रिया जो आपका प्री एक्टिव है उसमें हम देखेंगे तो प्री एक्टिव चरण में आपका शिक्षण के उद्देश्यों का पहले निर्धारण करते हैं और पाठ्यक्रम के संबंध का निर्णय करते हैं। जब भी हम क्लास में घुसते हैं उससे पहले जो क्रिया करती है वही पूर्व क्रिया चरण के अंतर्गत आता है। हम क्या करते हैं? पहले उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, पाठ्यक्रम के संबंध में जो भी निर्णय लेना है, हमें कैसे पढ़ाना है, कौन सी युक्तियाँ, कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनानी है, ये सब चीज़ें हम लोग क्लास में घुसने से पहले ही करते हैं। वो हमारे पूर्व क्रिया चरण के अंतर्गत आता है, जिसमें हमारा क्या है? शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, पाठ्यक्रम के संबंध में निर्णय, शिक्षण की युक्तियों के संबंध में निर्णय लेना और शिक्षण युक्तियों का चुनाव करना। उसमें क्या था? विस्तार करना। जब हम क्लास में एंटर कर जाते हैं तो डेवलपमेंट और स्ट्रैटेजी आती है, पर जब हम क्लास से बाहर हैं, यानी कि हम जब चरण बना रहे हैं, जब हम क्लास में योजना बनाने के लिए जा रहे हैं, यानी क्लास से पहले, घुसने से पहले, उसमें हम शिक्षण युक्तियों का चुनाव करते हैं, कौन से स्ट्रैटेजीज हम पढ़ाएंगे। और अगर हम उत्तर क्रिया यानी कि आपका जो पोस्ट एक्टिव चरण है उसमें हम देखें तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन में शुद्ध रूप से परिभाषा। हम कभी क्या करते हैं? जो भी चीज़ें हैं, मेन चीज़ों को हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। फिर मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों का प्रयोग करते हैं, प्रविधियों का चयन करते हैं और जितने भी प्राप्त साक्ष्य हैं या फिर आपका परिणाम है उनसे हम शिक्षण नीतियों में परिवर्तन करते हैं। यानी कहाँ तक मुझे अचीव हुआ है, जिस उद्देश्य को मैं लेके चली हूँ वो मेरी कितनी कंप्लीट हुई है, उसको हम देखते हैं और उसका हम परिणाम निकालते हैं। और अगर हमारी कुछ त्रुटि आती है तो उसमें हम कुछ परिवर्तन करते हैं, तो वो हमारा पोस्ट एक्टिव स्टेज में आता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार शिक्षण सिद्धांत शिक्षण की सामान्य विधि की व्याख्या है? पहला ऑप्शन है कलिंगन, दूसरा ऑप्शन है बियो स्मिथ, थर्ड ऑप्शन है ब्रूनर और लास्ट ऑप्शन है कॉलमैन। इसका आंसर है सी, ब्रूनर। अगर हम ब्रूनर की बात करें तो उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षण सिद्धांत शिक्षण की सामान्य विधि की व्याख्या है। ये आप लोग याद रख लेंगे। अगर हम स्मिथ की बात करें, स्मिथ ने क्या कहा था कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। ये भी कई बार आपको मिलता जुलता है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। स्मिथ ने क्या कहा कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, जबकि आपके ब्रूनर ने क्या कहा कि शिक्षण सिद्धांत शिक्षण की सामान्य विधि की व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतनशील शिक्षण स्तर की पहचान क्या है? पहला ऑप्शन है स्पष्ट, व्यवस्थित, अच्छी तरह से संरचित विषय वस्तु। दूसरा ऑप्शन है आपका तार्किक, सुसंगत और उदाहरण आधारित प्रस्तुति। थर्ड है आपका व्यक्तिगत, संवेदनात्मक, उच्च स्तर के संज्ञानात्मक विनिमय। और लास्ट ऑप्शन है व्यवस्थित, नियोजित और त्वरित प्रश्न उत्तर सत्र। इसका आंसर है ए, स्पष्ट, व्यवस्थित और अच्छी तरह से संरचित विषय वस्तु। चिंतनशील यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करें तो उसमें कैसे पहचान कर सकते हैं? स्पष्ट चीज़ें आपको समझ में आती है, रिफ्लेक्टिव लेवल में आप अमर चिंतन में आ जाते हैं और उसमें आपको स्पष्ट चीज़ें समझ में आएगी। आप हर चीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे, अच्छी तरह से कोई चीज़ संरचित करेंगे और विषय वस्तु भी आपका बिल्कुल संरचित बनाते हैं। अगर हम दूसरा ऑप्शन जिसमें आपका तार्किक और उदाहरण है, उदाहरण में आप किस में करते हैं? उदाहरण आपका बहुत स्तर में करते हैं, इसलिए आंसर नहीं होगा। थर्ड में आपका उच्च स्तर लिखा है पर वो व्यक्तिगत लिखा है, संज्ञानात्मक विनिमय लिखा हुआ है, इसलिए ये आंसर भी इसका नहीं होगा। डी में आपका त्वरित प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर आपका बीच में किया जाता है यानी कि बोध स्तर में किया जाता है, जिसमें आपके स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक्टिव होते हैं, जबकि आपका चिंतन स्तर में आपका स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन आश्रित चर है? पहला ऑप्शन है छात्र, दूसरा ऑप्शन अभिभावक,
थर्ड ऑप्शन है शिक्षक और लास्ट ऑप्शन है सिद्धांत। इसका आंसर है ए छात्र। अगर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो वो आपका छात्र होता है, और जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका टीचर होता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जितनी प्रोसेस होती है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आपका जो आपका स्वतंत्र चर है वो आपका टीचर होता है, और आश्रित चर आपका छात्र होता है, यानी कि छात्र डिपेंड होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे यानी कि टीचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? ये भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है डिटेल में। जितने भी आपके मैगजीम्स हैं उसको मैंने अलग से पढ़ाया है, इसे भी आप लोग देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन शिक्षण के सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन है सरल से जटिल की ओर बढ़ना, दूसरा ऑप्शन है जटिल से अमूर्त की ओर बढ़ना, थर्ड ऑप्शन है पास से दूर की ओर बढ़ना, और लास्ट ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना। इसका आंसर है सी, पास से दूर की ओर बढ़ना। ये कोई आपका शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, जबकि सरल से जटिल की ओर बढ़ना, जटिल से अमूर्त की ओर बढ़ना और मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना, ये तीनों ही सिद्धांत आपके इंक्लूड होते हैं शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ग्लेसर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास कब किया? पहला ऑप्शन 1962, दूसरा ऑप्शन 1972, थर्ड ऑप्शन 1965 और लास्ट ऑप्शन 1954। इसका आंसर है ए 1962। रॉबर्ट ग्लेसर की बात करें तो उन्होंने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया था, जिसे आप बेसिक टीचिंग मॉडल भी कहते हैं, जो कि आपका ग्लेसर से भी कई बार आ जाता है कि ग्लेसर क्या बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, तो वो 1962 में इसका विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेशों को संप्रेषित करने के लिए प्रयुक्त की गई संप्रेषण उद्दीपक को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन को समझना है आपको। संदेशों को संप्रेषित करने के लिए प्रयुक्त किए गए संप्रेषण उद्दीपक को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है संवाहिका, थर्ड ऑप्शन है शक्ति और लास्ट ऑप्शन है कूट। इसका आंसर है डी कूट। यानी कि आप जब भी हम संदेशों को, जब भी सेंडर जब संदेश को संप्रेषित करता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें उद्दीपक का काम करती है, उसका है आपका कूट। यानी कि आप एनकोडिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि आप कोड बना के भेजते हैं। कोड कोई किसी कोड से आप पढ़ाएंगे, जो बच्चा समझ पाए उसी कोड को आप लिखेंगे। इसीलिए हम जो भी यूज़ करते हैं वो कोड के द्वारा यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं? पहला ऑप्शन है बाइन मोर, दूसरा ऑप्शन है गिलफोर्ड, थर्ड ऑप्शन है डेविस और लास्ट ऑप्शन है स्किनर। इसका आंसर है सी डेविस। डेविस का मानना था कि नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ होती है। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, डेविस ने क्या कहा था कि नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में विद्यार्थी वार्ता के कितने वर्ग हैं? क्वेश्चन में फिर से रिवाइज कर रही हूँ, फ्लेंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में विद्यार्थी वार्ता के कितने वर्ग हैं? ये जो फ्लेंडर है, फ्लेंडर इंटरेक्शन, इसे भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, इसे भी आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विद्यार्थी वार्ता कितना है, टीचर टॉक कितने हैं, और फिर उसके बाद से मौन कितने होते हैं, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 5। इसका आंसर है ए 2। अगर हम स्टूडेंट टॉक की बात करें तो वो 2 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेंडर निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है शाब्दिक व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है अशाब्दिक व्यवहार, थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। इसका आंसर है ए शाब्दिक व्यवहार। अगर हम फ्लेंडर निरीक्षण प्रविधि की बात करें तो उन्होंने वर्बल बिहेवियर दिया था, यानी कि आपका शाब्दिक व्यवहार दिया था। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्होंने सिर्फ वर्बल की बात की थी। जो हम वर्बली काम करते हैं क्लास में जाने के बाद से जितनी भी इंटरेक्शंस होती हैं वो वर्बल होती है, तो इसकी बात इन्होंने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन पाठ योजना किसने दी? पहला ऑप्शन है जॉन डीवी, दूसरा ऑप्शन है ब्लूम, थर्ड ऑप्शन है मॉरिसन और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। इसका आंसर है बी ब्लूम। मूल्यांकन पाठ योजना आपका ब्लूम ने दिया था। ब्लूम का हमने संबंधित बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। उन्होंने क्या दिया था, ज्ञानात्मक, आपका भावात्मक और साइकोमोटर। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, ज्ञानात्मक कौन कौन से होते हैं, फिर भावात्मक में कौन कौन से, और साइकोमोटर में। ब्लूम टेक्सोनॉमी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इसे भी आप देख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, इसलिए ब्लूम को ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेंडर ने कक्षा में होने वाले छात्रों और शिक्षकों के व्यवहारों को कितने वर्गों में बांटा है? ये क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। फ्लेंडर ने कक्षा में होने वाले छात्रों और शिक्षकों के व्यवहार को कितने वर्गों में बांटा है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 8 और लास्ट ऑप्शन है 12। इसका आंसर है बी
10। फ्लेंडर ने कक्षा में होने वाले छात्रों और शिक्षकों के व्यवहार को 10 वर्गों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति कक्षा में होने वाले छात्रों एवं शिक्षकों के व्यवहारों के वर्ग संदर्भ में क्या सही है? ये क्वेश्चन मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। फ्लेंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति कक्षा में होने वाले छात्रों एवं शिक्षकों के व्यवहार के वर्ग संदर्भ में क्या सही है? पहला ऑप्शन है शिक्षक वार्ता 7 वर्ग, दूसरा ऑप्शन है कक्षा में अव्यवस्था 1 वर्ग, थर्ड ऑप्शन है आपका छात्र वार्ता 2 वर्ग और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ये सभी स्टेटमेंट सही है। जो आपका टीचर टॉक होता है 7 वर्गों में विभाजित है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर आपका जो है कक्षा में जो अव्यवस्था होती है, जो मौन वर्ग होता है, वो आपका 1 वर्ग है। और फिर आपका जो स्टूडेंट टॉक है यानी कि छात्र वार्ता है, वो 2 वर्गों में विभाजित है। ये सभी स्टेटमेंट सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेंडर की अंतःक्रिया में अप्रत्यक्ष वार्ता का अव्यय है। पहला ऑप्शन है प्रश्न पूछना, दूसरा ऑप्शन है विचारों की स्वीकृत करना, थर्ड ऑप्शन है भावनाएं स्वीकृत करना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगर हम फ्लेंडर की अंतःक्रिया में अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट वार्ता की बात करें तो उसमें प्रश्न पूछना आता है, विचारों की स्वीकृति आता है, भावनाएं स्वीकृत करना भी आता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए, कौन से 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, यानी ये आपकी कैसे कैसे कौन कौन से नंबर पे कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको मैंने डिटेल में भी पढ़ाया हुआ है फ्लेंडर इंटरेक्शन, तो इसमें भी आप देख लेंगे, मैं हर एक चीज़ आपको मैंने लिख के बताई है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक अभ्यास कक्षा आकार व कक्षा अवधि में न्यूनतम अनुपात है? मैं फिर से क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रही हूँ। किसके अनुसार सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन अभ्यास कक्षा आकार व कक्षा अवधि में न्यूनीकृत अनुपात है? पहला ऑप्शन है DLN, दूसरा ऑप्शन है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, थर्ड ऑप्शन है LO सिंह और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में के अनुसार लिखा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन अभ्यास कक्षा आकार व कक्षा अवधि में न्यूनीकृत अनुपात है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण है, पहला ऑप्शन है वास्तविक शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक शिक्षण, थर्ड ऑप्शन है समूह शिक्षण और लास्ट ऑप्शन है अनुवर्ग शिक्षण। इसका आंसर है ए, वास्तविक शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण होता है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी भी ये काल्पनिक शिक्षण या समूह शिक्षण नहीं होता, ये वास्तविक शिक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम संगठन प्रतिमान यानी कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है गोल्डन, दूसरा ऑप्शन है JS ब्रूनर, थर्ड ऑप्शन है डेविड आसुबेल और लास्ट ऑप्शन रॉबर्ट ग्लेसर। इसका आंसर है सी, डेविड आसुबेल। अग्रिम संगठन प्रतिमान यानी कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के आपके जनक माने जाते हैं डेविड आसुबेल। अगर हम गोल्डन की बात करें तो उन्होंने क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान दिया था, जिसे हम क्रिएटिविटी या सिनेक्टिक टीचिंग मॉडल भी कहते हैं। अगर आप JS ब्रूनर की बात करें तो उन्होंने कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल दिया था, यानी कि संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान दिया था। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल ब्रूनर के द्वारा दिया गया, गोल्डन के द्वारा आपका क्रिएटिविटी टीचिंग मॉडल दिया गया, यानी कि सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान दिया गया। अगर हम ग्लेसर की बात करें तो उन्होंने बेसिक टीचिंग मॉडल दिया था, यानी कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, या आप बोल सकते हैं कि ये आपका बेसिक टीचिंग मॉडल है। अगर हम इनकी प्रक्रिया की बात करें, इन्होंने 4 भागों में इसको बांटा। इसमें सबसे पहले आपका अनुदेशात्मक उद्देश्य, जिसे हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। दूसरा आपका प्रारंभिक व्यवहार, यानी कि आपका इनिशियल बिहेवियर। थर्ड आपका है अनुदेशात्मक प्रक्रिया, यानी कि इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। और लास्ट आपका है निष्पादन मूल्यांकन, यानी कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये चारों चीज़ें इनको बांटा गया था, इसे भी आपको याद होना चाहिए। ग्लेसर का मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है, इसे भी आप देख लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रमित अनुदेशन में किसका योगदान है? पहला ऑप्शन है BF स्किनर, दूसरा ऑप्शन नॉर्मन ए क्राउडर, थर्ड ऑप्शन है नॉर्मन गिब गिलफर्ड और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगर हम अभिक्रमित अनुदेशन की बात करें तो इन तीनों का ही योगदान रहा है। BF स्किनर ने रेखीय प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दिया था, आपका नॉर्मन ए क्राउडर ने ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दिया था और थॉमस ए गिलफर्ड ने आपका मैथमेटिक्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दिया था। इसे भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है अभिक्रमित अनुदेशन को, तो इसे भी आप देख लेंगे। तो जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा कि BF स्किनर ने रेखीय प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दिया, नॉर्मन ए क्राउडर ने ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दिया और थॉमस गिलफोर्ड ने आपका मैथमेटिक्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने शिक्षण को मनोवैज्ञानिक बनाने पर बल दिया? आपका पहला ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, फिर है आपका हर्बर्ट, थर्ड है आपका कमेनियस और लास्ट है आपका रूसो। इसका आंसर है ए, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने मनोवैज्ञानिक पर सबसे ज़्यादा बल दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि ह्यूरिस्टिक पद्धति शिक्षण की आगमन विधि के अलावा और कुछ नहीं है? पहला ऑप्शन है डमविले, दूसरा ऑप्शन है बर्नार्ड, थर्ड ऑप्शन है हैरिसन और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए डमविले। डमविले का मानना था कि ह्यूरिस्टिक पद्धति शिक्षण के आगमन विधि के अलावा और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी बालक तर्क और विचार शक्तियों का विचार नहीं करती है? पहला ऑप्शन है आगमन विधि, दूसरा ऑप्शन है निगमन विधि, थर्ड ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक विधि और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। इसका आंसर है बी निगमन विधि। निगमन विधि बालक तर्क और विचार शक्तियों का विकास नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पहला ऑप्शन है लैटिन, दूसरा ऑप्शन है आपका अंग्रेजी, थर्ड है आपका यूनानी और लास्ट आपका है फ्रेंच। इसका आंसर है सी यूनानी। यूनानी भाषा से आपका ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन निगमन विधि का अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है उदाहरण से नियम, दूसरा ऑप्शन है नियम से उदाहरण, थर्ड ऑप्शन है दोनों ही और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। इसका आंसर है सी दोनों ही। आगमन विधि आपका उदाहरण से नियम की तरफ जाता है और निगमन विधि में आपका नियम से उदाहरण की तरफ जाता है। जो उदाहरण से नियम की तरफ यानी कि आगमन विधि है वो छोटे बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है, जबकि निगमन विधि बड़े बच्चों के लिए किया जाता है जो नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है सैद्धांतिक, दूसरा ऑप्शन है तथ्यात्मक, थर्ड ऑप्शन है व्यवहारिक और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है सी व्यवहारिक। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य विधि व्यवहारिक होता है। इसमें आपका क्रियात्मक अनुसंधान लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, जिसमें इमीडिएट सोल्यूशन की बात की जाती है, और अगर सुधार की बात की जाए तो ये इसमें इंक्लूड होता है। क्रियात्मक अनुसंधान के जनक की बात करें तो ये स्टीफन एन कोरे का है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान मैंने पढ़ाया भी है, इसे भी आप देख सकते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, इसे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अनुभव द्वारा सीखने के सिद्धांत को शिक्षण पद्धति का आधार बनाया? पहला ऑप्शन है हर्बर्ट, दूसरा ऑप्शन है रूसो, थर्ड ऑप्शन है फ्रोबेल और लास्ट ऑप्शन है जॉन डेवी। इसका आंसर है ए हर्बर्ट। हर्बर्ट ने अनुभव द्वारा सीखने के सिद्धांत को शिक्षण पद्धति का आधार बनाया। इन्होंने पंचपदीय प्रणाली भी बनाया, जिसमें हम लेसन प्लान बनाते हैं। जो पंचपदीय प्रणाली है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 6 और लास्ट ऑप्शन है 9। इसका आंसर है डी 9। इसको मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। विकासात्मक क्रियाएं के कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का मुख्य स्तर है? पहला ऑप्शन आपका बोध स्तर, दूसरा ऑप्शन है स्मृति स्तर, थर्ड ऑप्शन है चिंतन स्तर और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। शिक्षण के मुख्य स्तर की बात करें तो अगर आपका जो बोध स्तर है वो मॉरिसन ने दिया, स्मृति स्तर आपका हर्बर्ट ने दिया और चिंतन स्तर आपका हंट ने दिया। तो ये भी आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इसे भी आप देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार शिक्षण सिद्धांत 3 बातों पर उत्तर देता है? पहला ऑप्शन है आपका भट्टाचार्य, दूसरा ऑप्शन है स्मिथ, तीसरा ऑप्शन है गेज और लास्ट ऑप्शन है मैकियो। इसका आंसर है सी गेज। गेज के अनुसार शिक्षण सिद्धांत 3 बातों पर उत्तर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण एक अधिक परिपक्व व कम परिपक्व के बीच एक घनिष्ठ संपर्क है, जिसके द्वारा कम परिपक्व में शिक्षा को विकसित किया जाता है। ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन है एन गेज का, दूसरा ऑप्शन है H.C. मॉरिसन का, थर्ड ऑप्शन है ब्रूबेकर का और लास्ट ऑप्शन है एडेक्स का। इसका आंसर है बी H.C. मॉरिसन। H.C. मॉरिसन का मानना था कि शिक्षण एक अधिक परिपक्व और कम परिपक्व के बीच की घनिष्ठ संपर्क है, जिसके द्वारा कम परिपक्व में शिक्षा को विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारस्परिक प्रभाव जो दूसरे व्यक्ति की व्यवहार क्षमताओं को बदलने के लिए केंद्रित हो, ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन है ब्रूबेकर का, दूसरा ऑप्शन है H.C. मॉरिसन, थर्ड ऑप्शन है N.L. गेज का और लास्ट ऑप्शन है जॉन टीवी का। इसका आंसर है सी N.L. गेज का। एलन गेज ने कहा था कि पारस्परिक प्रभाव जो दूसरे व्यक्ति की व्यवहार क्षमताओं को बदलने के लिए केंद्रित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया? पहला ऑप्शन है एडम्स ने, दूसरा ऑप्शन है जॉन डीवी ने, थर्ड ऑप्शन है रायबर्न ने और लास्ट ऑप्शन है H.C. मॉरिसन ने। इसका आंसर है ए एडम्स ने। एडम्स ने द्विमुखी यानी कि बाइपोलर प्रक्रिया दी थी, और अगर हम जॉन डीवी की बात करें तो उन्होंने ट्राइपोलर प्रक्रिया दी थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। पहला ऑप्शन है जॉन डीवी ने, दूसरा ऑप्शन है रायबर्न ने, थर्ड ऑप्शन है और ब दोनों और लास्ट ऑप्शन है एडम्स ने। इसका आंसर है सी
अ और ब दोनों, यानी कि जॉन डेवी और रायबर्न का नाम आता है तो आपका ट्राइपोलर प्रक्रिया या ट्राइपोलर प्रोसेस जो है वो इन दोनों ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डेवी ने शिक्षा के प्रक्रिया के अंग बताए हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 5। इसका आंसर है बी, यानी कि 3। शिक्षा ने जो जॉन डेवी है शिक्षा की प्रक्रिया को 3 बताया, यानी कि ट्राइपोलर में बताया, जिसमें आपका स्टूडेंट, टीचर और आपका पाठ्यक्रम आता है, यानी कि करिकुलम आता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जॉन डेवी रायबर्न ने शिक्षा की प्रक्रिया का अंग बताया है, तो अगर इसमें शिक्षक पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपका बालक यानी विद्यार्थी, थर्ड ऑप्शन है समाज, विषय, पाठ्यक्रम, और या फिर आंसर लास्ट आपका जो है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको आंसर लिखना है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में आपका शिक्षक भी आ जाएगा, विद्यार्थी भी आ जाएगा, चाहे वो समाज हो, आपका कंटेंट हो या पाठ्यक्रम हो, ये सभी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, ये तीनों ही आपके जॉन डेवी और रायबर्न ने शिक्षा की प्रक्रिया के अंग बताए हैं, यानी कि ट्राइपोलर प्रक्रिया को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन है B.F. स्किनर का, दूसरा ऑप्शन है K.P. पांडे का, थर्ड ऑप्शन है थॉमस M. डिस्क का और लास्ट ऑप्शन है योकम तथा सिमरन का। इसका आंसर है ए, B.F. स्किनर का। B.F. स्किनर का ये स्टेटमेंट है कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की संरचना तथा स्वरूप है। पहला ऑप्शन है शिक्षण में संकेत और चिन्ह, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण व तर्क, थर्ड ऑप्शन है शिक्षण भाषा विज्ञान की प्रक्रिया के रूप में और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण की संरचना और स्वरूप की बात करें तो इसमें शिक्षण में संकेत, चिन्ह ये दोनों आएंगे, आपका टीचिंग और आपका लॉजिक ये भी आएगा, फिर आपका शिक्षण जो भाषा है वो विज्ञान की प्रक्रिया के रूप में भी यानी कि सिस्टमेटिक रूप में भी काम करता है। तो ये आपके सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के कितने प्रमुख अंग हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 5। इसका आंसर है बी, 3। शिक्षण के कितने प्रमुख अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण है, पहला ऑप्शन है विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है कला, थर्ड ऑप्शन है कला और विज्ञान और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, कला और विज्ञान। शिक्षण आपकी कला भी है और विज्ञान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम शिक्षण की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है छात्र शिक्षण मधुर संबंध, दूसरा ऑप्शन है जनतंत्री आदर्शों पर आधारित, थर्ड ऑप्शन है निदानात्मक तथा उपचारात्मक और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। अगर आपका उत्तम शिक्षण की विशेषताओं की बात करें तो अगर छात्र और शिक्षक का मधुर संबंध हो, जनतंत्र आदर्शों पर आधारित हो, निदानात्मक और उपचारात्मक हो, तब यह शिक्षण आपका बेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की प्रकृति है। पहला ऑप्शन है सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है कला एवं विज्ञान दोनों, थर्ड ऑप्शन है एक अंतः प्रक्रिया और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण की प्रकृति की बात करें तो वो सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया होती है, कला और विज्ञान दोनों इसमें इंक्लूड होता है और ये इंटरैक्शन की एक प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में बालकों के किन पक्षों का विकास किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका ज्ञानात्मक, दूसरा ऑप्शन है भावात्मक, थर्ड ऑप्शन है क्रियात्मक और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण में बालकों के पक्षों की बात करें तो इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक इन तीनों का विकास किया जाता है, यानी कि आपका हैंड, हार्ट और हेड होगा, यानी ये तीनों ही का विकास किया जाता है। यानी कि आपका कॉग्निटिव डोमेन आपका जो आपने ब्लूम टेक्सोनॉमी में पढ़ा, फिर आपका अफेक्टिव डोमेन, फिर आपका है साइकोमोटर, ये तीनों का ही स्किल का आपका इन तीनों ही तीनों ही डोमेन्स यानी पक्षों का विकास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के स्वरूप की दृष्टि से शिक्षण का प्रकार है। पहला ऑप्शन है वर्णनात्मक शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण, थर्ड है अ और ब दोनों और लास्ट ऑप्शन है भावात्मक शिक्षण। इसका आंसर है सी, अ और ब दोनों, यानी कि आपका वर्णनात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण ये दोनों ही शिक्षण के प्रकार हैं दृष्टि के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के पक्ष होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 5। इसका आंसर है ए, 2। शिक्षण के 2 पक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण जीवन से ही शिक्षा मनाने वाले विद्वान हैं। पहला ऑप्शन है स्पेंसर, दूसरा ऑप्शन है जॉन डेवी, तीसरा ऑप्शन है नन और लास्ट ऑप्शन है हर्बर्ट और जॉन लॉक। इसका आंसर है ए, स्पेंसर। स्पेंसर का मानना था वो ऐसे विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि संपूर्ण जीवन से ही शिक्षा मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्य को कितने भागों में विभक्त किया? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और लास्ट ऑप्शन है 6। इसका आंसर है ए, 3। ब्लूम के शिक्षण के उद्देश्यों की बात करें तो इसमें आपका कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर आता है। यह 3 भागों में विभक्त है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है भावात्मक उद्देश्य, तीसरा ऑप्शन है क्रियात्मक उद्देश्य और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य में आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य आते हैं, यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण चरों का कार्य है। पहला ऑप्शन है निदानात्मक कार्य, दूसरा ऑप्शन है उपचारात्मक कार्य, थर्ड ऑप्शन है मूल्यांकन संबंधी कार्य और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण चरों की बात करें, उनके कार्य की बात करें तो निदान भी किया जाता है, उपचार भी किया जाता है और मूल्यांकन संबंधी कार्य को भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक्सन ने शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से कितने भागों में विभक्त किया। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और लास्ट ऑप्शन है 6। इसका आंसर है ए, 3। जैक्सन ने शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से 3 भागों में विभक्त किया, जिसमें आपका प्री, इंटर और आपका पोस्ट आता है। ठीक है, ये तीनों इनकी प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्यान प्रविधि में छात्र श्रोता बने होते हैं। पहला ऑप्शन है सक्रिय, दूसरा ऑप्शन है निष्क्रिय, थर्ड ऑप्शन है मूक और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, निष्क्रिय। व्याख्यान विधि, जब हम लेक्चर देते हैं तो छात्र उसे सुनते हैं, यानी कि वो निष्क्रिय रूप में बैठे रहते हैं, यानी पैसिव लर्नर्स के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोज विधि किसकी है। पहला ऑप्शन है सुकरात, दूसरा ऑप्शन है आर्मस्ट्रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन है जॉन डीवी और लास्ट ऑप्शन है किलपैट्रिक। इसका आंसर है भी आर्मस्ट्रॉन्ग। खोज विधि यानी ह्यूरिस्टिक मेथड के जो जनक माने जाते हैं वो आर्मस्ट्रॉन्ग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टॉल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, जर्मनी। गेस्टॉल्ट संप्रदाय का जन्म आपका जर्मनी देश में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा के जनक कौन है। पहला ऑप्शन है स्कॉट ने, दूसरा ऑप्शन है आइजेंक पिटमैन ने, थर्ड ऑप्शन है ब्लूम ने और लास्ट ऑप्शन है अरस्तु ने। इसका आंसर है बी, आइजेंक पिटमैन ने। आइजेंक पिटमैन ने सबसे पहले दूरस्थ शिक्षा के जनक माने जाते हैं और सबसे पहले इसका विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पत्राचार के माध्यम से शिक्षा देने का कार्य किसने दिया। पहला ऑप्शन है जॉन डीवी, दूसरा ऑप्शन है किलपैट्रिक, थर्ड ऑप्शन है आइजेंक पिटमैन और लास्ट ऑप्शन है रेन। इसका आंसर है सी, आइजेंक पिटमैन। सर्वप्रथम पत्राचार के माध्यम से शिक्षा देने का कार्य आपका आइजेंक पिटमैन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत अध्यापक शिक्षा में महत्व दिया जाता है। पहला ऑप्शन है भावात्मक विकास, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानात्मक विकास, थर्ड ऑप्शन है क्रियात्मक विकास और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। परंपरागत अध्यापक शिक्षा में अगर हम महत्व की बात करें तो उसमें आपका इफेक्टिव, कॉग्निटिव और आपका साइकोमोटर, ये तीनों ही इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण विधियों एवं शिक्षण व्यू रचनाओं में अंतर होता है। पहला ऑप्शन है उद्देश्यों का, दूसरा ऑप्शन है प्रारूप का, थर्ड ऑप्शन है पाठ्यवस्तु का और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी का। अगर हम शिक्षण विधि और शिक्षण व्यू रचनाओं में अंतर की बात करें तो उसमें उद्देश्यों का अंतर होता है। शिक्षण विधियों में उद्देश्य अलग होते बनाए जाते हैं और शिक्षण व्यू रचनाओं में उद्देश्यों को अलग बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है। पहला ऑप्शन है I.K. डेविस ने, दूसरा ऑप्शन है जॉन डीवी ने, थर्ड ऑप्शन है गेने ने और लास्ट ऑप्शन है ग्लेसर ने। इसका आंसर है ए, I.K. डेविस ने। I.K. डेविस ने शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है रुचि का, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि का, थर्ड ऑप्शन है अभिप्रेरणा का और लास्ट ऑप्शन है अभिरुचि का। इसका आंसर है डी, अभिरुचि का। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत आपका अभिरुचि से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरवर्ती अध्यापक में कौशल चाहिए। पहला ऑप्शन है पाठ लेखन कौशल, दूसरा ऑप्शन है उद्देश्य निर्माण समाधान, थर्ड ऑप्शन है कार्यक्रम नियोजन कौशल और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। दूरवर्ती अध्यापक में कौशल की बात करी जाए तो आपको पाठ लेखन कौशल होना चाहिए, उद्देश्य निर्माण समाधान होना चाहिए और कार्यक्रम नियोजन कौशल भी होना चाहिए। तो ये सभी इसमें दूरवर्ती अध्यापक कौशल में होना चाहिए। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, लिंग के आधार पर किया जाने वाला वर्गीकरण मापन के किस वर्ग में होगा। पहला ऑप्शन है नामित मापन, फिर आपका है दूसरा ऑप्शन क्रमित मापन, थर्ड ऑप्शन है अंतराल मापन और लास्ट ऑप्शन है अनुपातिक मापन। इसका आंसर है ए, नामित मापन। अगर हम नामित मापन की बात करें या नॉमिनल स्किल की बात करें तो वो आपका वर्गीकरण से संबंधित है, यानी मापन के स्तर में आपका वर्गीकरण किस में किया जाता है, नामित मापन में।
इसके जो जनक माने जाते हैं, यानी कि मापन के स्तर के जनक माने जाते हैं, एस एस स्टीफेंस को माना गया है। ये भी आप लोग याद रखें, कई बार पूछ लेता है। मापन के स्तर की बात करें, एस एस स्टीफेन, ये आप लोग याद रखेंगे। नॉमिनल मेजरमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले किसी भी गुण, किसी के गुण और विशेषता के नाम पर आधारित जितने भी हम चीज़ें करते हैं, जैसे हम किसी का अक्षर दे दें, अंक दे दें, कोई संकेत के द्वारा बताएं, नाम दे दें, अक्षर शब्द रखें, तो इन सब को जब कैटेगराइज करते हैं तो वो आपका नॉमिनल मेजरमेंट होता है। और हम क्रमित मापन यानी ऑर्डिनल मेजरमेंट की बात करें तो उसमें गुण की मात्रा के आधार पर होता है, उसमें आपका गुण और विशेषता के नाम के आधार पर होता है, जबकि आपका क्रमित यानी ऑर्डिनल में आपका गुण की मात्रा के आधार पर होता है, जैसे योग्यता है, आपका परसेंटेज है, लंबाई है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। और अगर हम इंटरवल, जो आपकी थर्ड है, इंटरवल मेजरमेंट की बात करें तो इसमें गुण की मात्रा अथवा परिमाण की बात करता है, यानी कि आपका कितना अंक प्रदान करना है, यानी कितना उसमें डिफरेंस है, अंतराल कितना है, तो इसको हम इंटरवल मेजरमेंट की बात करते हैं। और लास्ट आपका है रेशियो, जिसमें आप रेशियो देखते हैं, यानी कि अनुपातिक तुलना की बात करते हैं। ये तो था आपका पूरे के पूरे क्वेश्चन, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर मापन और मेजरमेंट की बात करें तो मिश्रा सर ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसको डिटेल में पढ़ाया है, हर एक चीज़ आपको बताई है, इसे आप देख लीजिए। मिश्रा सर की क्लास बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर हम बात करें हमारी टीम की तो पूरी कोशिश रहती है कि आपको हर एक चीज़ आपको अच्छा मिल सके, हर एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो सके। और मेरा एक प्रयास रहता है कि मिश्रा सर और मैं दोनों ही मिलकर आपको अच्छा कंटेंट दें, ताकि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो सके। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।